नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। देखो, आज हम एक हमारी ऐसी सभ्यता पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो सभ्यता हमारे लिए गौरव का विषय है। यानी कई बार क्या होता है लाइफ में, जब हमारा वर्तमान जो है वो मुश्किलात में होता है, भविष्य हमारा अंधकार में दिखाई देता है, तो ऐसे समय में हमें अतीत याद आता है। ये तो हमेशा होती है। जैसे कि मान लो आपको कई बार ऐसे फील होता है लाइफ में कि जैसे यार बहुत गड़बड़ हो रहा है इस समय हमारे लाइफ में, इतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे जो बचपन के दिन हैं, जो जो हमारे स्कूल डेज हैं, उनको याद करते हैं। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज लाइफ में रहोगे तो स्कूल डेज को मिस करोगे, प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओगे तो कॉलेज के जो डेज हैं उनको मिस करोगे आप। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अतीत जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही कारण है कि हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास वो है जो हमारे अतीत की अच्छाइयों के साथ हमें प्रेरणा देता है, ताकि हम भविष्य में बहुत अच्छा कर सकें। इससे हमारा वर्तमान सुरक्षित होता है और हमारा भविष्य सुखद होता है। तो इतिहास पढ़ने का अपना एक मज़ा है। इतिहास ने क्या क्या नहीं दिया हमें। देखो, इतिहास एक तरीके से एक माँ की तरह है, जो तालीम देती है हमें, हमें जीना सिखाती है, वे ऑफ लाइफ है। आज जैसे हमारे जीवन में कई समस्याएं हैं। जैसे कि मान लो आज हमारी सरकारें जो हैं वो स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाती हैं। एक टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी मूवीज लाती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं। अ, एक तरीके से हमें उलाहना भी देती हैं कि हम इतने बड़े वैज्ञानिक युग में आ चुके हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे चली गई है। और 21वीं सदी में फिर भी हम स्वच्छता जैसे बिंदु को लेकर हमें कहना पड़ रहा है। ये जो सभ्यता जो आज आपके पीछे दिख रही है, हड़प्पा सभ्यता, ये आज से लगभग 5000 साल पहले अस्तित्व में थी। भारत के तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता हमारे लिए गर्व का विषय है। ये हमारा गौरवमयी इतिहास है। और इस के ऊपर आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। शुरुआती टॉपिक है, तो हम हड़प्पा सभ्यता को किस तरीके से खोजा गया, कैसे इसका अनुसंधान किया गया और कैसे इसका नोमेनक्लेचर वगैरह रखा गया। जितना हम इस घंटे डेढ़ घंटे की क्लास में जो भी होगा, उसको हम बहुत बेहतरी से खूबसूरती के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 साल पहले तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, अपनी साफ सफाई के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए उच्चतम मापदंडों वाली सभ्यता, अपनी गणितीय ज्ञान के लिए विश्व इनका ऋणी है। सबको सिखाया इन्होंने एक तरीके से। हम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे इस समय, आज हम थोड़े कमजोर हो गए हैं, तो ये बात हमें देखनी है। देखो, हमें ये चेक करना होता है इतिहास से कि हम अतीत में ऐसे थे, अब हम कैसे हैं। उस समय स्वच्छता के मापदंड इतने अच्छे थे, आज क्यों नहीं है। आज हमारा विकास ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन नीचे हम सब कुछ भूल रहे हैं। उस समय चौड़ी जो है सड़कें थी, चौड़ी जो है गलियां थी, और ढकी हुई नालियां थी, और कहीं भी लड़ाई नहीं थी, लोहे का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए घोड़े का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए शांति समृद्धि थी। एक तरीके से समष्टिवादी सोच के लोग थे, अपना हित सोचने के बजाय सबका हित सोचते थे। अपने मकानों में उन्होंने इतनी उपयोगितावादी दृष्टिकोण को दिखाया सुंदरता के स्थान पर। आज हम लोग सब कुछ उल्टा करने जा रहे हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं इसको मिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली ये सभ्यता, इन सब चीजों का हमें ज्ञान कराने वाली ये सभ्यता किस तरीके से हमारे पटल पे आई और क्या रहा इसका इतिहास, ये आज हम देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज हम खड़े हैं 21वीं सदी में और तीसरे दशक में। तो आज से लगभग लगभग 100 साल पहले, लगभग क्या एडजेक्टिव मान लो, यही है 21 22 23 24 का साल। यानी आज हम 23 में खड़े हैं। और इसके बाद जैसे मान लो इससे थोड़ा अगर अपन पीछे जाते हैं तो 22 था, फिर 21 था। तो हड़प्पा सभ्यता भी 21 22 में जो है हड़प्पा, 21 में 22 है मोहनजोदड़ो, और फिर 24 में इसका डिक्लेरेशन ये हुआ। तो ये सभ्यता
20वीं सदी के तीसरे दशक में, 20वीं सदी कहाँ से शुरू होती है? 1901 से लेके 2000 तक का जो एरा है वो 20वीं सदी होगा। तीसरा दशक क्या होगा? 21 से लेके और 30 तक। यानी ये 21 में सबसे पहला स्थल इसका जो है वो खोज लिया गया, 22 में दूसरा खोज लिया गया, 24 में इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो इस उस समय के तत्कालीन जो हमारे पुरातत्व महानिदेशक जो थे जॉन मार्शल, उनके द्वारा एक लंदन वीकली मैगजीन थी, उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया था। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज जो था वीकली मैगजीन, उसके अंदर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी कि ये सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता है, यूनिक सभ्यता है, जो स्वतः उत्पन्न हुई है, जिसका किसी दूसरी सभ्यता के से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, कि किसी दूसरी सभ्यता ने इसको उदय नहीं किया है। ये एक स्वतः उद्गमित संस्था है या स्वतः उद्भव वाली संस्था है। इसका यहाँ ही जो है इंडिजीनियस, जिसको हम बोलेंगे स्वदेशी उत्पत्ति है। ये वाली बात है जो है जॉन मार्शल ने कही थी। अब देखो, इस सभ्यता की जो कहानी है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये लो, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सभ्यता क्या होती है, ये चीजें, और फिर इसकी कब कब इसका कार्य हुआ, कब कब इसको खोजा गया, इस पूरी चीज के ऊपर आज हमारी फोकस रहेगी इस लेक्चर में। और इसके माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप बहुत सरलता के साथ में जो है अपना ध्यान इसके ऊपर रखेंगे और बहुत ही आराम के साथ में आप इसको पढ़ेंगे। देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से मेरा ये सभी से निवेदन है कि वो अपने पढ़ाई के स्तर को बदलें, क्योंकि वक्त के साथ में सब कुछ बदल रहा है। आपको फोन है वो 5G का चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर जो है वो एडवांस चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको फैशन के नई नवीन मापदंड चाहिए, आपको बहुत स्पीड वाली बुलेट ट्रेन चाहिए, आपको एकदम बहुत स्मार्ट जो है वो कंप्यूटर, लैपटॉप्स और जितने भी जो इक्विपमेंट्स है वो सब चाहिए। तो आपको पेपर सरल क्यों चाहिए? वो भी इसी पीढ़ी का बनेगा। तो बदलते हुए परीक्षा स्वरूप और जो मूल्यांकन के स्वरूप हैं, उनके मद्देनज़र हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप एक ऐसे पर्सपेक्टिव में स्टडी करें जो आपके लिए एटलीस्ट 7G, मैं मानता हूँ 7G से हम पढ़े 5G के ज़माने में, तब जाके हमारा काम होगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला तो यह है कि इसको सभ्यता क्यों कहते हैं, ये सभ्यता क्या है, सभ्यता क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। दो चीजें हैं जो जनरली हम पढ़ते हैं, जैसे वैदिक के हम संस्कृति पढ़ लेते हैं आगे, वैदिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता। तो एक सभ्यता संस्कृति का एक बड़ा सा टॉपिक है, उसका डिस्कशन मैं ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको कोई मोटा मोटी तौर पे ये पूछे कि सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क है, तो आप उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ में ये बताएंगे कि सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। देखो, मनुष्य का एक होता है शरीर, एक होता है उसकी आत्मा या मन वाला पार्ट। तो हमारा जो शरीर है, इसको सुखद, आरामदायक और सुगम, मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं या फिर, तो हमें क्या चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे व्हीकल्स चाहिए, ठीक है। या फिर हम कहीं आराम कर रहे हैं तो अच्छा हमें रेस्टोरेंट चाहिए, जैसे मान कहीं गए हुए हैं आप तो, या फिर अच्छा कहीं भी कोई भी धर्मशाला वगैरह है वो चाहिए, या खाना खा रहे हैं तो हमें होटल वगैरह जो भी है, रेस्टोरेंट, होटल, ये सारी चीज़ें एकोमोडेशन वगैरह के लिए चाहिए। घर चाहिए हमें रहने के लिए, परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे। और ऐसे ही अगर मान लो कोई राज्य है तो उसको सुरक्षा के लिए दुर्ग चाहिए, ठीक है ना। और तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यानी एक तरीके से मैं कहूँ कि प्राचीनतम जो दुर्ग हैं या नगर हैं, या फिर इसके अलावा सड़कें हैं, या फिर अन्नागार हैं, स्नानागार हैं, वो जो हमारे शारीरिक पक्ष को सुखद, आनंददायक और एक तरीके से बहुत ही अच्छी स्थिति में रखने के लिए जो हमारी उपलब्धियां होती हैं, या हमारे शारीरिक पक्ष को बढ़िया ढंग से रखने के लिए जो जो मनुष्य उपलब्धियां हासिल करता है,
जिसको हम भौतिक उपलब्धि कहेंगे, मेटेरियलिस्टिक उपलब्धि कहेंगे, उसको हम सभ्यता के अंतर्गत रहते हैं। तो वन वर्ड एक लाइनर स्टेटमेंट मैं दूं तो ये कहूंगा कि मनुष्य की समस्त सृजनात्मक भौतिक उपलब्धियों का नाम सभ्यता है। मैं क्या कहूंगा? मनुष्य की समस्त सृजनात्मक भौतिक उपलब्धियों का नाम को सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे लिख लो, को सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। वैसे देखो, कुछ ऐसा पार्ट होता है जो सभ्यता और संस्कृति में इंटरचेंजेबल होता रहता है, लेकिन एक ब्रॉड आइडिया हमें बनाना है। दोनों एक तो नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसको हमें बताने के लिए ये बताना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी भौतिक उपलब्धियां होती हैं, मेटलिस्टिक जो हमारी अप्रोचेज होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, वो सारी किस में आएंगी? सभ्यता में आएंगी। जैसे कि हमने कोई दुर्ग बनाया, हमने कोई महल बनाया, हमने कोई भवन बनाया, हमने शहर बसाया, हमने सड़कें बनाई, नालियां बनाई, हमने स्नानागार बनाया, अन्नागार बनाया। ये सारी चीजें किस में आएंगी? सभ्यता का पार्ट है। वर्तमान में कहें, वर्तमान के स्वरूप में अगर आप देखना चाहते हो तो वर्तमान में हमारी उपलब्धियां क्या हो सकती हैं? जैसे कि बुलेट ट्रेन है, इसके अलावा हमारा उपग्रह प्रणाली है, वो भी इसका हिस्सा होगा। इसके अलावा जैसे आपने कृत्रिम रूप से कोई झील बनाई है, दैट इज आल्सो दैट पार्ट ऑफ दैट। आपने कोई डैम बनाया है, यानी बांध बनाया, जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, तो ये भी सब सभ्यता का हिस्सा होगा। तो इसमें जैसे क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी दुर्ग है, किला जिसको हम बोलते हैं, कोई भी नगर है, इसके अलावा कोई भी महल है, ठीक है ना, कोई भी हमारे जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं, स्मारक वगैरह हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। और इसमें जो है रोड्स आ जाएंगी, सड़कें आ जाएंगी, ड्रेनेज सिस्टम आ जाएगा, नाली व्यवस्था है वो भी इसका पार्ट है। इसके अलावा वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो ये इसके अंदर इनसेट के जो उपग्रह वगैरह, ये भी हमें बहुत अच्छी मूवीज वगैरह, क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण ये देख के हमारी आंखों को संतुष्ट करते हैं। तो दैट इज द आल्सो पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। किसी समय इसको पढ़ा जाएगा। फिर जैसे कि हमारी बुलेट ट्रेन है, तो वो भी इसका पार्ट होगा, क्योंकि ये हमें बहुत तीव्रता से किसी स्थान पे पहुंचा देती है। हमारी जो भी शिपिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है, बोट्स वगैरह हैं, तो ये सारे जो हमारे फिजिकल अचीवमेंट्स हैं या मेटलिस्टिक अचीवमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? सभ्यता में आएंगे। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा को जानने के जो सबसे ज्यादा स्रोत हैं वो हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, पुरातन सामग्री मिली है, जिसमें आप ये सब देख सकते हो, दुर्ग, नगर, महल, सड़कें, नाली, स्मारक, ये सारे जो भी है। तो इस सभ्यता को जानने की अधिकांश सामग्री जो है वो किस पार्ट से है? सभ्यता से है, इसलिए इसको हम सभ्यता बोलते हैं। तो ये एक चीज पहली क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी एक एक चीज के ऊपर जब हमारा काम होता है तभी हमारा सिलेक्शन होता है, और तभी वो हमें एक स्थायी रूप से याद भी रहती है। क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते हो लंबे समय तक। आप कोई हार्ड डिस्क नहीं हो, लेकिन आप एक ऐसा इंजन हो जिसमें बहुत सारे नॉलेज को प्रोसेस करके एक इंजीनियरिंग, आप अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर उसका डेवलप कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप कर लिया अपने दिमाग में, वही भविष्य का निर्माता है, वही सफलताओं का साक्षी बनेगा। और ये होता भी है। बदलते हुए वक्त के साथ में जो चुनौतियों को उसी तरीके से प्रत्युत्तर देता है चुनौतियों का, वह व्यक्ति ही इतिहास लिखता है, वह व्यक्ति ही इतिहास बनाता है। संस्कृति हमारा दूसरा पार्ट है इसमें। अब संस्कृति क्या है? इंसान के शरीर को कितना भी सुकून भरा रख लो, लेकिन जब तक वो मन से मजबूत नहीं है, आत्मा से मजबूत नहीं है, वो अपने आप का विजेता नहीं है, वो जिन नहीं है, वो महावीर नहीं है, तो फिर उसका शरीर किसी काम का नहीं है। तो हमारा जो इनर पार्ट है, जिसको हम सॉफ्टवेयर बोल देंगे, ये ऊपर वाला हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर को ढंग से रखने के लिए जितनी भी हम सुविधाएं लेते हैं वो सभ्यता का पार्ट है। और हमारा जो आंतरिक भाग है, या जिसको हम मन बोलते हैं, उसको मजबूत रखने के लिए हम जो जो मापदंड समाज में या किसी काल विशेष में हासिल करते हैं या स्थापित करते हैं, उन सबको संस्कृति का पार्ट
मानते हैं, जो हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं और हमारी आत्मा से ही वो उद्धृत होते हैं, सॉरी, आत्मा से ही उद्धृत होते हैं। उद्धृत का मतलब है कि जैसे जिन चीजों का विकास हमारी आत्मा से होता है और जो चीजें विकसित होकर हमारी या किसी दूसरे की आत्मा को मजबूती देने के लिए या उसे एक बेहतर मानव संसाधन बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, वो मूल्य मापदंड समाज के संस्कृति का पार्ट होते हैं। भारतीय संस्कृति है, उसकी मुख्य विशेषता आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जितने भी उपलब्धियां आत्मा के थ्रू होती हैं या आत्मा से संबंधित होती हैं, उन्हें हम आध्यात्मिक बोलते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है। फॉर एग्जाम्पल, आध्यात्मिक में क्या होता है कि जैसे कला, आर्ट, कोई भी कला होती है, चाहे नृत्य कला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे चित्रकला हो, क्या अच्छा लेखन की कला हो, वटेवर जो भी हो, हर कला का उद्गम आत्मा से होता है। और जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत अच्छा नर्तक वो होता है जो जिसके मन में पहले डांस करता है, जिसका मन पहले डांस करता है, मन में इमोशन जागे और मन के इमोशन बाहर आते हैं। कला किसको कहते हैं? कला हम उसको कहते हैं कि आत्मा में उद्धृत स्पंदन की भौतिक रूप में अभिव्यक्ति हो जाए तो उसका नाम कला है। जैसे कि नाचने का स्पंदन पहले आत्मा में होता है और फिर व्यक्ति नाचता है। चित्रकार के पहले चित्रकला जो है आत्मा में संकृत होती है, उसके बाद में वो तुलिका से चित्र जो है उसको बनाता है। म्यूजिशियन के पहले इसमें आता है। आपने देखा होगा हमारे शादी ब्याह में बहुत सारे लोगों को ये हम फोर्स करते रहते हैं कि नाचो नाचो, तो कोई नहीं नाचता है। नाचता वो है जिसके मन में, जिसका मन डांस करता है। तो मन क्या है यहाँ पे? मन ही आत्मा है। तो आत्मा में जो चीजें विकसित होती हैं या सृजित होती हैं, वही कला का पार्ट है। तो हमारी पहले कलात्मक पक्ष जो है वो पहले आत्मा में आता है। इसलिए हम हमारी जो संस्कृति है उसको आध्यात्मिक कहते हैं, क्योंकि संस्कृति में खासतौर से कला और साहित्य, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और भाषा, ये सब आता है। तो अब इसमें आप देखिएगा संस्कृति क्या है? मनुष्य की सृजनात्मक, अब भौतिक नहीं आएगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का पर्यायवाची होता है आत्मिक, जो आत्मा से संबंधित है, आत्मा से निकला है। सृजनात्मक आध्यात्मिक उपलब्धियां उपलब्धियां संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, संस्कृति का भाग है। जैसे मैंने बताया कला, कला में कोई भी है, संगीत हो सकती है, इसके अलावा आपके चित्रकला है, मूर्ति कला भी है, नृत्य कला है। संस्कृति का कुछ पार्ट सभ्यता में कन्वर्ट होता है बाद में। तो कला हो गया। फिर आगे दूसरा इसमें आएगा साहित्य। जितना भी आप एक अच्छे लेखक तभी बन सकते हो जब पहले आपकी आत्मा में लेखन के विचार आते हैं, बहुत गजब के आइडियाज आपके आते हैं, और आपके आत्मा से जो अच्छे विचार डेवलप होंगे वही आप अपने साहित्य या कोई भी, जैसे आपका कोई ड्रामा नाटक हो या फिर कोई महाकाव्य हो या कोई कहानी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आएगा। तो कला, साहित्य और खान पान भी इसका पार्ट है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, ये सब, ये सारी चीजें किसका पार्ट? हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो देखो, वैदिक जो सभ्यता, वैदिक संस्कृति है, वैदिक सभ्यता और संस्कृति, उसको जानने का ज्यादा बड़ा सोर्सेस जो है या ज्यादा बड़ा स्रोत जो है वो लिटरेचर है। क्योंकि हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जो मोस्टली जो, हालांकि हम ये कहेंगे सभ्यता संस्कृति दोनों ही बोलेंगे, क्योंकि सभ्यता भी रही होगी हमारे पास में, उसके समृद्ध जो है अवशेष, भौतिक अवशेष हैं, वो ज्यादा नहीं मिले हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। हो सकता है कभी पुरातात्विक कार्यों में ऐसा हो जाए, कहीं मिल जाए।
बट फिलहाल जो स्टेटस है वो ये है कि हड़प्पा जो है उसका पार्ट सभ्यता से ज़्यादा रेलेवेंट है और वैदिक जो है उसका संस्कृति से ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हड़प्पा के जो भौतिक सामग्रियां हैं उसको जानने की वो ज़्यादा मिली हैं, जबकि वैदिक जो है काल उसको जानने के लिए साहित्यिक जो सामग्री है वो ज़्यादा मिली है। तो सभ्यता व संस्कृति का वह पक्ष जिसकी अभिव्यक्ति वैदिक साहित्य में हुई है उसे हम वैदिक संस्कृति बोलते हैं, सभ्यता बोलते हैं, वैदिक सभ्यता और संस्कृति बोलते हैं। लेकिन इसमें संस्कृति का पार्ट ज्यादा डोमिनेंट है, जो हमारे उपलब्ध स्रोतों के आधार पे बता रहा हूं मैं। और उपलब्ध स्रोतों में हड़प्पा में सभ्यता का पार्ट ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के तौर पे है और वैदिक है वो संस्कृति के तौर पे है। मेरे हिसाब से सभ्यता और संस्कृति का बहुत ही खूबसूरती के साथ में हमने एक छोटा सा विवेचन यहाँ पे किया है, आप इसको नोट भी कर लेंगे और ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी सेव मिल जाएगी, तो आप घबराएं नहीं। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो हड़प्पा का सभ्यता से संबंधित है। ओके, हड़प्पा सभ्यता आद्य इतिहास के अंतर्गत है। पहली बात ये, एक बात और जान लेते हैं हम, फिर इसकी खोज अनुसंधान पे बात करते हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल एज जिसको हम बोलेंगे, प्रोटो हिस्टोरिकल आद्य इतिहास कौन सा होता है? इतिहास के तीन भाग हैं लेखन कला के आधार पे। वह काल जिसे संबंधित कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है और उस काल को जानने का पूरा आधार तत्कालीन समय के पुरातात्विक स्रोत हैं या सामग्री हैं, वो पाषाण काल है। यानी पाषाण काल में लेखन कला नहीं थी, ताम्र पाषाण काल में भी लेखन कला नहीं थी। तो पूरा जो पाषाण काल जो है, कंप्लीट पाषाण काल, वो लेखन विहीन था और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का काल भी लेखन विहीन था। भारतीय इतिहास में लेखन का आविष्कार सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में होता है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो अपठित है। इसलिए इतिहास का वह भाग जहाँ से लेखन कला स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन वह या तो पढ़ी नहीं जा सकी है या फिर लिखित सामग्रियां जो हैं वो पुरातात्विक स्रोतों से प्रमाणिक नहीं है, प्रतिपुष्ट नहीं है। ऐसे कालों को हम आद्य इतिहास के अंतर्गत लेते हैं। तो पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में है क्योंकि इस काल में लेखन कला नहीं थी। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अपठित है, इसलिए इसके बारे में हम जितना भी जान रहे हैं वो 100% राइट नहीं है, इसलिए इसे आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। और वैदिक सभ्यता है, संस्कृति, वैदिक सभ्यता और संस्कृति है, वह भी इसी के अंतर्गत आती है, आद्य इतिहास के अंतर्गत। ऐतिहासिक युग की शुरुआत है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से होती है। ये मैंने आपको एक अलग लेक्चर है उसके अंदर जो है समझा दिया है। तो आद्य इतिहास के अंतर्गत है क्योंकि हड़प्पा की लिपि अभी तक अपठित है। ये इसका लॉजिक है जो मैंने पूरा बोल दिया है। इसके लिए हमारा एक अलग से सेशन किया हुआ है, उसके अंदर आप इसको स्टडी कर लेंगे कि लेखन कला के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में होता है। पहला जो भाग है वो प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें लेखन नहीं था, लेखन नहीं। और इसके अंतर्गत क्या आता है? पाषाण काल, ये लो। और ताम्रपाषाण भी है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें कौन कौन आता है? हड़प्पा और वैदिक। इसकी लिपि अपठित है और वैदिक साहित्य में लिखित सामग्रियों की पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से नहीं हुई है, इसलिए इन दोनों को आद्य इतिहास में रखते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। छोटा सा मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बाकी पीछे डिटेल में पूरा बताया हुआ है। ऐतिहासिक काल जो है उसमें क्या है,
लिखित सामग्रियां जो हैं वो पुरातात्विक स्रोतों से पुष्ट हैं, और ये जो समय है वो 6वीं सदी ईसा पूर्व है, या जिसको हम बोलेंगे बुद्ध का काल, बुद्ध की सदी, यहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, जितनी भी लिखित सामग्रियां साहित्यिक स्रोत में हैं उनकी पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से भली प्रकार से है, इसलिए वास्तविक इतिहास या ऐतिहासिक युग की शुरुआत भारतीय इतिहास में 6ठी सदी ईसा पूर्व से होती है। उससे पीछे के इतिहास को हमने अलग अलग कैटेगरियों में बांटा है, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो ये तो इसका लॉजिक हो गया कि हड़प्पा सभ्यता है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको इस श्रेणी में रखते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बाइफरकेशन कर देता हूं। ये तो आपका हो गया है। हमारा इसका जो पहला टॉपिक अब हम ले रहे हैं कि इसकी खोज या अनुसंधान। की यात्रा। ये लो, मतलब 1924 में जब जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक वीकली मैगजीन में इसको प्रकाशित किया था, तब हमारी सभ्यता केवल वैदिक सभ्यता तक ही प्राचीन थी। तो उसकी प्राचीनता लगभग 1500 साल पीछे चली गई। यानी जो हमारा इतिहास 3500 साल पुराना था आज से लगभग, वो उस समय लगभग 5000 साल पुराना हो गया। यानी एक तरीके से हम 100 साल इसमें से निकाल दें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब मोर एंड लेस जो हमारी सिविलाइजेशन जो है, जो हमारी भारत की प्राचीनतम जो हमारी जो सभ्यता थी या संस्कृति, जिसको हम बोलते हैं सभ्यता संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वो 3500 साल पुरानी आज से, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में स्थापित हुए, तो आज 2023 है, तो उसमें आप जोड़ दीजिएगा 2000 प्लस 1500 बराबर आपका 3500 समथिंग हो गया। तो 3500 साल पुरानी हमारा इतिहास था, उसकी प्राचीनता है वो कहाँ चली गई? वो चली गई 5000 साल, यानी 1500 उसमें और जोड़ दो, यानी पूर्व हड़प्पा काल की जो बस्तियां हैं वो 3200 ईसा पूर्व से अस्तित्व में आ जाती हैं एक तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर एंड लेस 3000 आइडल मानते हैं आप, इसको आइडियल मानते हैं, तो फिर आपका ये हो जाना है कि लगभग 5000 साल। तो इसका मतलब हमारे इतिहास की प्राचीनता और पीछे चली गई। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? खोज अनुसंधान की यात्रा। किसकी खोज हो रही है? हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा की खोज या अनुसंधान की यात्रा की शुरुआत जो है वो सबसे पहले 1826 में उस समय हुई थी, जब चार्ल्स मैसन नाम का एक सैनिक जो था, जो वैसे जेम्स लुई था, वो छदम नाम से काम कर रहा था, एक अच्छा ट्रेवलर भी था, अच्छा सोल्जर भी था और अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट भी था। उसने सबसे पहले हमें हड़प्पा जो है उसके खंडरों की जानकारी दी थी, हड़प्पा टीले के खंडरों की जानकारी दी, जहाँ पे बाद में राय बहादुर दयाराम साहनी ने बहुत बड़ा काम किया था, और उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर वगैरह ने भी खूब काम किया। ये जो टीला है जहाँ पे सबसे पहला जो स्थल जो हमारी सभ्यता का खोजा गया है, वो पंजाब के जो पाकिस्तान का पंजाब है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है मोंटेगोमेरी या साहिवाल, उसमें एक हड़प्पा नामक गांव है, उसके पास में स्थित एक टीला है। वहाँ पे इसकी जो है उसका इसकी खुदाई या इसका उत्खनन किया गया, और ये सभ्यता हमारे सामने आई। और इस काम को करने वाला व्यक्ति जो उस समय था वो राय बहादुर दयाराम साहनी था, जो बाद में भारत का प्रथम महानिदेशक भी बना था पुरातत्व विभाग का, पहला भारतीय महानिदेशक भारतीय पुरातत्व विभाग ASI का बना था, जो 31 से 35 तक रहा था। उसने यहाँ पर ये काम किया था। लेकिन उसके काम करने से पहले का जो सफर है वो कहाँ से शुरू होता है? वो सफर सबसे पहले शुरू होता है 1826 में, चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। खंडरों की जानकारी दी गई, लेकिन उसने कोई वहां पे उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। इसके बाद में अगला कार्य जो है वो 1834 में बर्न्स नाम के एक अंग्रेज ने किया, और उसने यहाँ पर एक ध्वस्त किले होने की जानकारी दी खंडहरों को देखकर, लेकिन उसने भी कोई काम नहीं किया। इन दोनों की प्रारंभिक जानकारियों के आधार पर यह बात सामने आई
कि ये जो सभ्यता है इसका जो रेडियस जो है वो लगभग 4 किलोमीटर्स में है, यानी 4 किलोमीटर की इसमें जो टेरिटरी थी, एरिया जो था, उसको डिफाइन किया गया। इसके बाद में हमारे पुरातत्व विभाग के जो फादर है, जिसको हम बोलते हैं कनिंगम, उन्होंने यहाँ पे काम किया। और कनिंगम ने यहाँ पे 3 चरणों में काम किया था। 51 से 53 पे पहला उन्होंने काम किया, और उसके बाद में 56 में काम किया, और उसके बाद उन्होंने 72 में भी यहाँ पे काम किया। इसी बीच 1856 में जो ब्रेंटन ब्रदर्स जो थे, उन्होंने लाहौर से कराची के बीच में एक रेलवे लाइन डालते हुए इन खंडहरों की ईंटों को काम में लिया, और इन्हें 4:2:1 की ईंटों को देख के बताया कि यहाँ पे कुछ अलग है। इसके अलावा भी 1886 में अगर हम बात करते हैं तो डैम्स ने किया था, और 1912 में फ्लीट ने यहाँ पे काम किया था। इसी दौरान भारत के बंदरगाहों को विभिन्न व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत के बंदरगाहों को रेलवे लाइनों के द्वारा विभिन्न व्यापारिक केंद्रों से जोड़ा जा रहा था। इसी दौरान सिंध के क्षेत्र में रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ, और सिंध में जो है 1922 में हमें पता है दयाराम साहनी ने 21 में हड़प्पा में किया, और जो आपके राखलदास बनर्जी जो हैं, या बंदोपाध्याय भी हम उनको बोलते हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई करके और 1922 में एक नया स्थल और दे दिया। तो 21 में हड़प्पा और 22 में मोहनजोदड़ो, और इसके साथ में फिर और भी काम होता रहा। उसको हम क्रमशः ही डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं उसी के साथ में इसका डिस्कशन मोड भी जारी रखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट रिमार्केबल वर्क है वो किसके द्वारा किया गया है, तो मैं इसको एक अलग ही टॉपिक में ले लेता हूं आगे की लीफ में, जिससे आपको थोड़ा सुविधाजनक रहेगा। ये लो, और वो ये है हड़प्पा सभ्यता की खोज या अनुसंधान यात्रा। एक तरीके से किस किस तरीके से, किस किस चरण में ये कैसे कैसे आगे बढ़ी है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट आदमी जो है चार्ल्स मैसन, इसी का दूसरा नाम, एक्चुअल नाम ये था जेम्स लुई, या जेम्स लुइस भी बोलते हैं। ये एक सैनिक था, एक पुरातत्वविद भी था, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट भी था, और यह एक पर्यटक भी था। जो भाई देखो घूमने वाले लोग होते हैं उन्हीं को कुछ मिलता है, जो एक जगह बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है, वो वाली बात। तो सैनिक, पुरातत्वविद, पर्यटक। और ये भी एक बात है कि इस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों का धन्यवाद है कि उन्होंने एडवेंचरस और रिसर्चर एटीट्यूड रखा, जिसकी वजह से भारत की बहुत सारी चीज़ों को उद्घाटित किया गया, वरना हम हमारे ही पूर्वजों को जानने में नाकामयाब रहे एक तरीके से। और जनरली इंडियन जो होता है वो, उसको तो कोई, मैं तो जनरली ऐसे बोलता हूँ कि भाई जैसे कोई पिलर मिल गया या कोई ऐसी चीज़ मिल गई तो उसको वो क्या करेगा, किसी जैसे अपने मकान में लाके लगा देगा, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो भला हो इनको मिल गया तो इन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे। हमारी तो क्या है कि हम लोग वैसे तो हम आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम भौतिकवादी हैं, और ये रिसर्चर है। एनीवे, चार्ल्स मैसन जो सैनिक था, पुरातत्वविद और पर्यटक था, ने 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले के खंडहरों की जानकारी दी। So he was the first man, ये पहला बंदा था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि ये जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें जो हड़प्पा जो लोकेशन है, उसके टीले के जो कुछ खंडहर जो थे, उनकी ईंट वगैरह को देख के इसने इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है। तो उसने एक तरीके से इस बात का संदेह जाहिर किया, लेकिन कोई उल्लेखनीय कार्य इसने नहीं किया था। इसके बाद में अगला जो कार्य है वो किया बार्न्स ने, का नाम ये भी मिल सकता है,
फर्नेस कोई अलग नहीं है, यानी इसका काम 1826 का है, देखेंगे। और बर्नेस ने जो है 1834 में हड़प्पा से एक ध्वस्त किले की जानकारी दी। इसने भी ईंट वगैरह जो है उनको देख के और खंडहरों को देख के बताया कि यहाँ पर कोई किला है वो ध्वस्त हो गया है, और ये कोई किसी अच्छे निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया और ज़्यादा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। इन दोनों के द्वारा जो कार्य किया गया, उसके बाद में एक ये बात आई थी कि इस सभ्यता का विस्तार जो है, ये जो खंडहरों का विस्तार जो है, उसका एक मोटा मोटा आइडिया बना था कि ये लगभग 4 किलोमीटर में है। विस्तार 4 किलोमीटर किसका? हड़प्पा के जो भी खंडहर इनको मिल रहे थे, जो भी रिमेनिंग मटेरियल्स मिल रहा था, उसकी जो टेरिटरी है वो 4 किलोमीटर्स की, जो इन्होंने मोटे मोटे तौर पे मार्क की थी। इससे ज्यादा कोई काम ये कर नहीं पाए थे, ठीक है ना। इसके बाद का काम है वो हम आगे देखते हैं। अगला एक हम कनिंघम को बाद में ले लेते हैं, पहले हम यहाँ पे एक काम पहले उनका करते हैं, ब्रेंटन ब्रदर्स। ब्रेंटन बंधु, ये दो भाई हैं, विलियम व जॉन ब्रेंटन। 1856 में, आप सब जानते हैं इसको, इन्होंने लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बनाने के दौरान हड़प्पा की ईंटों को, जिनका अनुपात 4:2:1 था, को काम में लिया। ये अलग तरह की ईंटें इन्होंने रेलवे लाइन में काम लिया था। देखो, लॉर्ड डलहौजी जो है वो इस समय गवर्नर जनरल थे भारत में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के तौर पे लॉर्ड डलहौजी एक बहुत साम्राज्यवादी इंपेरियलिस्ट गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले किसी वीडियो में बताया था कि जो भी व्यक्ति काम करता है वो उसकी आलोचना होती है। लॉर्ड डलहौजी नो डाउट इंपेरियलिस्ट थे, इन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज लागू की थी जिससे हमें 1857 की क्रांति का आगाज करना पड़ा था। इन्होंने गोद निषेध प्रथा को लागू किया, पंजाब का विलय किया, अवध पर कुशासन का आरोप लागू करके जो है उसको जो है हड़प लिया। तो ये भला तो नहीं था, लेकिन इसने बहुत सारे इनोवेशन भी किए थे। इसमें इनका जो जैसे यहाँ पे तार प्रणाली है, इसके अलावा जैसे यहाँ पे रेल प्रणाली है, 1852 में तार प्रणाली है, 1853 में रेल प्रणाली है, उसको शुरू किया, और 54 में इसने डाक सिस्टम को शुरू किया। तो ये जो इसके इनोवेशन थे, इसके अलावा भी जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको इन्होंने स्थापित किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, रेल लाइन जो है उनको डेवलप किया 53 में। तो बस उसी क्रम में यहाँ पर जो है ये रेलवे लाइन जो है बनाई जा रही थी, और इसके दौरान
जो है इन्हें ये ईंटें दोबारा से मिली इन ब्रेंटन ब्रदर्स को, और इन्होंने भी थोड़ा सा शक जाहिर किया यहाँ पर कि ये सभ्यता के बारे में कि कुछ अलग सी मिल रहा है, सब कुछ कुछ कोई तो है। लेकिन इन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। और उल्लेखनीय कार्य यहाँ पे अभी जारी हैं। हर स्टेप आगे आने वाली स्टेप पीछे वाले से कुछ ज़्यादा कर रही है। और ऐसे में हमारे यहाँ पर एक ब्रिटिश जिस आर्मी जो थी हमारी बंगाल में, उसमें इंजीनियरिंग सर्विस कोर के एक इंजीनियर थे, जो एक ऑफिसर कैडर के एक मिलिट्री ऑफिसर थे इंजीनियरिंग कैडर में। उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वो व्यक्ति है जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसका फाउंडर माना गया है, एएसआई का। और वो यहाँ पर 1851 से 53 की पहली यात्रा में आए, और उन्होंने यहाँ पर ईंटें और कुछ चीज़ों को देखा और यहाँ पे थोड़ा काम किया, लेकिन उन्हें कोई ज़्यादा उल्लेखनीय सफलता यहाँ पर नहीं मिली। 1856 में वो दूसरी बार यहाँ पर आए, तब उन्होंने यहाँ पर मैपिंग का कार्य किया, और कुछ यूनिकॉर्न सील्स जो थी उनको इन्होंने फाउंड किया और उनको प्रकाशित किया कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग सी मिल रही हैं। और एक उन्होंने ये कहा, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम एक बहुत अच्छे एकेडमिशियन थे, तो उन्हें चाइनीज जो भी पिलग्रिम्स या चाइनीज जो भी यात्री थे, उनके जितने भी वृत्तांत थे उनको एक तरीके से ट्रांसलेट करने के लिए, या उनकी जो जानकारियां हैं उनमें जो लिखित सामग्रियां हैं उनको जानने की का कार्य भी उन्हें दिया गया था। और ऐसा उन्होंने किया। और ह्वेनसांग ने जो सीयू की लिखी थी, उसमें उन्होंने एक स्थल का नाम लिखा था जिसका नाम था पो फा तो दो, या पो फा तो कनिंघम ने कहा कि बेसिकली ये पो फा तो दो जो है, या पो फा तो जो है, वो हड़प्पा का नाम है। इसके अलावा भी कनिंघम ने कई काम किए थे, जैसे उसने कोसोम है उसकी तुलना कोसाम्बी के साथ में की थी। और ऐसे रिमार्केबल वर्क करने वाले हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम के क्या क्या कार्य रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब हम लिखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका स्टेटस तो आपको पता ही है। ये एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियरिंग सर्विस कोर के अधिकारी थे, जिन्हें पुरातत्व विज्ञान, जिसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं, में गहरी रुचि थी। He was a staunch devotee of archaeological work. So that is why he did well. तो उन्हें पुरातत्व विज्ञान में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। हालांकि सफलता इन्हें नहीं मिली, वो बात अलग है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या कार्य है वो हम देखते हैं। कनिंघम हड़प्पा स्थल पर कार्य। पहली बार 1851 से 53 तक कार्य किया। उन्हीं खंडरों को देखा, मोहर्स वगैरह को भी देखा, सील्स वगैरह जो है उनको, बट वो कोई ऐसे रिमार्केबल निष्कर्ष पे नहीं जा सका। उसके बाद इसकी दूसरी यात्रा थी, तो हड़प्पा में हड़प्पा स्थल की दूसरी यात्रा 1856 ईस्वी में, ईस्वी होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो,
ईस्वी में की गई। और यहां पर क्या किया, मोहरों व मानचित्र, ये हड़प्पा का मानचित्र का प्रकाशन किया फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, यानी यूनिकॉर्न वाली जो मोहर है हमारी, उनका इन्होंने एक तरीके से पहली बार यहाँ पे प्रकाशन किया था। एक श्रृंगी पशु जिसको हम बोलते हैं, उसकी मोहर, वो जो सबसे ज्यादा हड़प्पा की मोहरों के ऊपर सबसे ज्यादा चित्र जो है वो यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है या उसका बनाया गया है, उसको उन सील्स को प्लस इसके मैपिंग का काम भी इसने सबसे पहले किया। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की जो मैपिंग का कार्य है वो किसने किया था, तो वो एक कनिंघम का हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, अ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है, और वो ये है कि 1856 में, जैसा मैंने आपको बता दिया था, कनिंघम ने कनिंघम ने यह बताया कि वेनसांग की रचना सीयूकी में जिस स्थल का नाम पो फा तो या पो फा तो दो मिलता है, वह वस्तुतः हड़प्पा का ही नाम है। ठीक है ना, वो हड़प्पा का ही नाम है, ये वाली बात इन्होंने बताई। तो ये आपके लिए एक बहुत अलग सी चीज है थोड़ी सी, ये देखिएगा आप, पो फा तो या पो फा दो, यानी तोहफा तो दो। तो ये तोहफा हो गया एक तरीके से, है ना, हमारे लिए तोहफा हो गया। तो है फा तो दो, है ना, हो गया ना, तो दो, पोफा तो दो, याद हो जाएगा आपको, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। तो देखो क्या क्या काम किया है, हील्स को डिस्प्ले किया है, मैपिंग का कार्य कर दिया है। फर्स्ट विजिट जो है वो 51 और 53 के दरमियान है, सेकंड विजिट है वो 56 में है। ये सारा काम 56 का है, ये 56 के रिजल्ट्स हैं कि उसने ये भी बताया था इसमें। ओके, ये हमारे कनिंघम साहब के कार्य हैं। अब देखो आगे कनिंघम बढ़ते हैं, और रिटायरमेंट के बाद में पुरातत्व में इनका पूरा डेडिकेशन के साथ में काम था। और 1861 में कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग, एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो भारतीय पुरातत्व विभाग
की स्थापना हुई। ठीक है, ऐसा है। इसी को बाद में 1891 में, जैसे मैंने एक पीछे के वीडियो में आपको बता दिया है कि इसे ही आईसीडी कहा गया, इंपीरियल आईआरडी, सॉरी आईआरडी, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। 1926 में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है उसको दिल्ली लाया गया। यानी पुरातत्व विभाग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में की, इसलिए कनिंघम को क्या कहा गया है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा गया है। स्थापना हुई, इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान या इंडियन आर्कियोलॉजी का जनक कहा गया है। तो इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर है ये लो। अब देखो, कनिंघम जो थे इसके महानिदेशक बने 1872 में। इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पे एक काम किया था। 1871 में कनिंघम ने एक बुक लिखी थी, और द एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। 1871 में कनिंघम ने द एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो ये 1871 में इन्होंने किया था। ये है, ठीक है ना? तो द एंसेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने अपनी भारतीय भूगोल के ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। इसमें अपने बहुत सारी जो भी इनके जो ऑब्जर्वेशन थे यहाँ के, उन सब के बारे में इसने बताया था। 1872 में एक बात और लिख लोगे नोट लगा के, द स्तूप ऑफ भरहूत। द स्तूप ऑफ भरहूत। आपको पता है ये वही व्यक्ति है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसने 1873 में भरहूत के स्तूप की खोज की थी। और इसके जो खंडहर जो हैं, क्षत विक्षत जो रिमेनिंग मटेरियल है, वो बॉम्बे और कलकत्ता जो संग्रहालय हैं उसके अंदर सुरक्षित है। और भरहूत के स्तूप की खोज करके इन्होंने एक बुक भी कंपोज की इसके ऊपर, द स्तूप ऑफ भरहूत। इसके अलावा भी 1877 में इन्होंने जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ है उसकी खोज भी की थी। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये जितने भी चाइनीज जो थे पिलग्रिम या यात्री थे, उनके वृत्तांतों का ट्रांसलेशन का कार्य भी इन्होंने किया था। तो बहुत भली प्रकार से। और इन्होंने जो कोसाम या कोसाम्बी को जो है कोसाम के साथ में समीकृत करके इलाहाबाद की लोकेशन में उसे बताया, जो कोर्सेस ऑफ टाइम यानी समय के साथ में बाद में वहीं पे आया, और उसी की कौसाम्बी के रूप में रिसर्च हुई, जो उसने कौसाम के नाम से जिस स्थल को बताया था इलाहाबाद में। तो ये बहुत अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट था। तो ये भी इन्होंने एक बुक यहाँ पे लिखी थी। और दो काम मैंने आपको बता दिए। 1873 में भरहूत स्तूप की खोज की, नोट में 1 नंबर, नोट में 2 नंबर।
और नोट में 3 नंबर। 1877 में विदिशा, एमपी में के गरुड़ स्तंभ की खोज की। इसकी बात हम पीछे कर चुके हैं अभिलेखों में कि किस तरीके से विदिशा के गरुड़ स्तंभ में हमें पता चलता है कि यहाँ पर भागवत धर्म विदेशियों में प्रसिद्ध हो गया था। और जो तक्षशिला के यवन राज जो थे एंटियालकोडिस, उनके राजदूत जो थे हेलियोडोरस, जो भागवत धर्म से अनुप्राणित थे, उन्होंने भागवत यानी विष्णु, तो विष्णु की स्तुति के लिए इस गरुड़ स्तंभ को यहाँ पे स्थापित कराया था विदिशा या बेसनगर में। तो ये भी जो है डिस्कवर किसने किया था? हमारे कनिंघम साहब ने किया था। अब देखो आगे बढ़ाते हैं, कनिंघम के कार्य हड़प्पा से संबंधित और क्या है। तो कनिंघम का एक कार्य और है, जब ये पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने तो उन्होंने एक यात्रा और की। कनिंघम 1872 से 1885 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे। ठीक है। इसी दौरान इन्होंने 1872 में लास्ट यात्रा की थी। 1872 में कनिंघम ने तीसरी बार हड़प्पा स्थल की यात्रा की, पर किसी युक्ति संगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। किसी युक्ति संगत निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, यानी इनके पास में ये समीकृत नहीं कर पाए कि नई सभ्यता है, इन्हें दूसरी सभ्यताओं के साथ में जोड़ के देखते रहे। इसके बाद यहाँ पे पुरातत्व विभाग में 1886 से लेके और 89 तक एक बर्गेस नाम के जो हमारे पुरातत्वविद थे, जिसको हम आर्कियोलॉजी का एएसआई का जो महानिदेशक बोलते हैं, उसका उसने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंशियल क्राइसिस बता के इन्हें फंडिंग नहीं किया, और एक तरीके से एएसआई है वो मृत प्राय हो गया। तो एक बीच में और भी आएगा बर्गेस, 1886 से 89, ये भी पुरातत्व विभाग के महानिदेशक ने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि इन्हें फंडिंग नहीं दी गई, और इसलिए पुरातत्व के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए, वो यहाँ इनको ऐड नहीं दिया गया, और इसलिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यानी अन्वेषण और उत्खनन दो कार्य होते हैं। अन्वेषण में तो क्या होता है कि एक मार्किंग होती है बहुत ब्रॉड एरिया की, मोटे मोटे तौर पे जो चिन्हित कर लिया जाता है, मैपिंग वगैरह का कार्य होता है। और उत्खनन जो होता है उसमें एक्सकेवेशन होता है। एक्सकेवेशन का मतलब एक तरीके से खुदाई होती है। ठीक है ना? ऐसा है। और ओके, इसके बाद में एक छोटा सा काम और है यहाँ पे। 1886 में डैम्स व
1912 में फ्लीट ने भी थोड़ा कार्य किया। यही सील्स वगैरह जो है उनको प्रकाशित किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट इनके पास में नहीं आया। ये किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि ये कोई अलग चीज है, यहाँ से कोई नई सभ्यता है, इसका जो है इनके पास में भी कोई नहीं था, रिजल्ट नहीं था। तो ठीक है ना, इस तरीके से ये सारी चीजें आगे बढ़ते रहते हैं। आप देखो 1902 में यहाँ पे एक बड़ा चेंज हो रहा है, और मैंने बताया था आपको, बुरे लोग जो होते हैं, बुरे लोग तभी बनते हैं जब काम करते हैं। कोई काम नहीं करता वो तो बुरा बनेगा नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने काम किया, बुरा बना। कुछ साम्राज्यवादी नीतियों को उन्होंने फॉलो किया तो डेफिनेटली उन्हें बुरा बताया गया। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए थे, माइलस्टोन जैसे और भी उसने किए थे। एजुकेशन में भी जैसे वुड डिस्पेच उनके समय आया था 1854 में, और उसके द्वारा हमारी एजुकेशन की जो पूरा जो हॉलिस्टिक अप्रोच में उसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप टच किया गया था। प्राथमिक शिक्षा जो है उससे लेकर हमारे उच्च शिक्षा तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और उसे वुड डिस्पेच के नाम से जानते हैं, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। और उसी के कारण हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित हुई थी। जो नॉर्मन स्कूलें बनी थी जिसमें अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य होता था। महिला शिक्षा को सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डलहौजी ने। और इस तरीके से डलहौजी के काम है वो कहीं बुरे नहीं थे, लेकिन कुछ एक काम ऐसे थे जो वो जल्दबाजी में कर गए। जैसे अवध का विलय है, गोद निषेध प्रथा है, और पंजाब का विलय है, तो उसकी कीमत भी जो है ब्रिटिश साम्राज्य को चुकानी पड़ी थी। लॉर्ड कर्जन भी ऐसा ही व्यक्ति था जो यहाँ पे 1899 से 1905 तक गवर्नर जनरल रहा था, जिसको हम वाइसराय भी, वाइसराय देशी रियासतों के कंसर्न में रहेगा, और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के कंसर्न में उसका नाम गवर्नर जनरल रहेगा। ये भी एक बात आप क्रिस्टल क्लियर कर लो कि गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटिश से शासन के द्वारा शासित थे, मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी गवर्निंग का कार्य करने के रूप में उस व्यक्ति का नाम गवर्नर जनरल होता था, और वो देशी रियासतों के लिए उसका नाम डेकोरेटेड रहा वायसराय। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल या जिसको वायसराय, दोनों की पोस्ट उनके पास थी। हमारे लॉर्ड कर्जन थे, तो कर्जन भी यहाँ पर कुछ अपने कुख्यात कारनामों के लिए जो है एक तरीके से कुख्यात ही रहा। जैसे कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा उसने कलकत्ता नगर निगम की जो स्थानीय शासन प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया। 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा उसने यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी या स्वायत्ता थी उसको समाप्त कर दिया था, और बंगाल का विभाजन करने में उसकी सबसे अहम भूमिका थी। 3 उसके नकारात्मक स्मारक हैं, लेकिन उसके बहुत अच्छे कार्य भी थे। उन्होंने रेलवे बोर्ड की स्थापना की, सिंचाई आयोग बनाया, कृषि आयोग बनाया, सहकारिता जो है उसमें इनोवेशन किए। इसके अलावा पुलिस में, डिफेंस में, सेना में, सब में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। नहरों का भी उन्होंने उद्धार किया, एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही उनका एक काम और था, और वो था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी उन्होंने रिनोवेट किया। 1902 में पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन या पुनर्जीवन, एक तरीके से जीर्णोद्धार हम कह सकते हैं, पुनर्गठन किया गया। 1904 में उन्होंने पुरातत्व संरक्षण अधिनियम, पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित करके, और जो भी हमारे प्राचीन पुरातत्वविद थे उन सबको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और फाइनेंशियल एड भी दिया। और इसकी वजह से ये संभव हो पाया कि जॉन मार्शल जैसा जो जॉन हुबर्ट मार्शल पूरा नाम था, उन्होंने बहुत लंबे समय तक आर्कियोलॉजिकल जो हमारा जो डिपार्टमेंट था, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है एएसआई, उसके महानिदेशक की जो है जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और 1902 से लेकर 1928 तक जॉन हुबर्ट मार्शल इसके महानिदेशक बने रहे, और उनके नेतृत्व में ही उनके साथियों ने, उन सब ने मिलकर भारतीय इतिहास में एक नई सभ्यता का आगाज किया, और वही हड़प्पा सभ्यता है। तो 1902 में जॉन हुबर्ट मार्शल
पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने। और एक तरीके से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो था हमारा, जो वो एक तरीके से उसका पुनर्गठन हुआ। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन। 1904 में इसमें एक और भी काम आता है, और वो है कर्जन ने पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित करवाया। ये लो, इसके द्वारा जो पुरातत्व में जो कार्य हो रहा था उसको प्रगति मिली, क्योंकि वित्तीय सहायता मिली, और लोगों को पुरातत्व का कार्य करने के लिए, पुरातत्व विज्ञान से संबंधित जो कार्य था उसको करने के लिए उन्होंने इंस्पायर किया। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कर्जन इनडायरेक्टली इसके लिए एक सम्मेलन प्रदान करने वाला रहा कि हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो प्रकाश में आ गई, क्योंकि उसके प्रयासों से ये संभव हुआ, क्योंकि वो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी था। विदाउट हिम इट कुडंट बी पॉसिबल। तो ये हो गया है। 1912 में फ्लीट ने कार्य किया, वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा जो एसआई के कार्य थे वो केंद्रीय विषय के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिए गए, और इससे और भी मजबूती मिली। और 1921 में ये जैसे इम्प्लीमेंट हुआ, तो इसी साल में जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी सामने आ गई। 1920-21, 20-21 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1920-21, 20 में हड़प्पा जो पाकिस्तान में स्थित है वहां पे उत्खनन का कार्य शुरू हो गया था, और 21 में जाके उसे सफलता मिली। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, मार्शल के निर्देशन में, क्योंकि सुपरविजन तो डायरेक्टर जनरल की रहेगी, मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1920-21 व राखल दास बनर्जी ने 1922 क्रमशः रेस्पेक्टिवली हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की। ये लो साहब, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। हड़प्पा सभ्यता जो है वो फ्लोर पे आ गई, और एक तरीके से आ, जो काम 1826 से शुरू हुआ था वो यात्रा जो है 1922 तक आते आते लगभग लगभग मंजिल पर पहुंच गई। वो मुकाम हासिल कर लिया इस यात्रा ने, अपना अपना लक्ष्य जो है वो अचीव कर लिया है। और अब वक्त है जॉन मार्शल का, क्योंकि जॉन मार्शल ही इस समय जो है, जॉन हुबर्ट मार्शल ही पुरातत्व विभाग के महानिदेशक हैं। तो वही आधिकारिक घोषणा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति है। दोनों स्थलों की खोज करने के बाद, यहाँ की पुरातात्विक सामग्रियों को देखने, जांचने, परखने के बाद जॉन हुबर्ट मार्शल ने
दुनिया को बता दिया कि भारत में एक नई सभ्यता का आगाज हो चुका है, उदय हो चुका है। और ये सभ्यता एक आधिकारिक तौर पे एक मैगजीन में प्रकाशित हुई थी और वो लंदन से निकलता था और उसका नाम था इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज। 1924 में मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक वीकली पत्रिका में, ये वाला में, सिंधु सभ्यता, ये नाम दिया इसने कि आधिकारिक घोषणा की। ओके, तो ऑफिशियली दिस सिविलाइजेशन was declared in this, ये जो है किसने घोषित किया? हाँ, मार्शल ने किया था। इधर क्लियर? तो आधिकारिक तौर पर पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन हुबर्ट मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नामक वीकली मैगजीन में हड़प्पा सभ्यता का, या जिसको उन्होंने नाम दिया सिंधु सभ्यता, उस समय 1924 में, और उसको प्रकाशित कर दिया। तो अब एक हमारा क्वेश्चन था ऐसा कि 20वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? देखो, 20वीं सदी का तीसरा दशक जो है वो शुरू होता है 1921 से लेके और 30 तक। इस दशक की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसमें महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन है वो टॉप पे जा रहा था और 22 में वो समाप्त भी हो गया चोरी चौरा कांड की वजह से। इसी दशक में 1924 में एचआरए की स्थापना क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी और 1926 में जो है 25 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था, 26 में नौजवान सभा बनी थी और साइमन कमीशन का आगमन 28 में होना और लाला लाजपत राय की मृत्यु और फिर सैंडर्स को मारकर उसकी मौत का बदला लेना और 29 में असेंबली बम कांड, 29 में लाहौर अधिवेशन और 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ये बहुत सारे पहलू नेशनल मोमेंट में हम पढ़ते हैं 20वीं सदी के तीसरे दशक में। और इसी दशक की सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और हो रही थी, यानी यहाँ एक तरफ नेशनल मोमेंट में हम अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो वहीं अंग्रेजों के नेतृत्व में पुरातत्व में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। जॉन मार्शल ने वो इतिहास लिखा और जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने भारत की प्राचीनता और भारत की खूबसूरती प्रस्तुत की और हमारे पंख लग गए एक तरीके से। जिस भारत के अंदर ऐसी सभ्यता थी जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग कांसा काम में लेते थे, जो शांतिवादी दृष्टिकोण के लिए, जो अपनी समष्टिवादी दृष्टिकोण के लिए, जो गणितीय ज्ञान के लिए, जो अपनी एकरूपता के लिए, जो अपने व्यापार वाणिज्य के लिए, जो अपनी नगरीय आयोजना के लिए अप्रतिम, अद्भुत और अनन्य थी। इतनी बेहतरीन नगर योजना, इतनी बेहतरीन नाली व्यवस्था, दोनों का एक साथ समायोजन किसी दूसरी सभ्यता में नहीं था। तो ये आपको इसमें देखना है। इसके बाद में इसमें यात्रा और चलती है और वो ये है, थोड़ा मार्शल के बारे में बता देता हूं। मार्शल को एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला था
ऑर्डर, और वो था ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ये बेसिकली विक्टोरिया के द्वारा शुरू किया गया एक अवार्ड था, जो 1878 के आसपास इसको फाउंड किया गया था। और ये भारत में सेवा करने वाले ब्रिटिश या भारतीय जो भी हमारे ऑफिसर होते थे, उनको दिया जाता था। तो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर का जो अवार्ड है वो जॉन हुबर्ट मार्शल को दिया गया था। मार्शल महानिदेशक 1928 तक रहे, यानी 1902 से लेके और 1928 तक मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। ठीक है। हाँ, देखो, अ, बीच में इसका एक नाम भी चेंज किया गया था, जो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे डिस्कस तो हो गई है। नोट 1891 में एएसआई का नाम जो है, में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया जो है उसका, या जो पुरातत्व विभाग है, एएसआई या पुरातत्व विभाग का नाम इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, IRD, किया गया। 1926 में IRD को दिल्ली लाया गया, क्योंकि राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी। दिल्ली लाया गया। कहाँ से लाया गया? कलकत्ता से। कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। और 1947 के बाद IRD का नाम नेशनल आर्काइव, राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव पढ़ा। ठीक है ना भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और नेशनल आर्काइव जो है वो 10 जनपद के ऊपर स्थित है इस समय, और भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो एक IAS ऑफिसर होते हैं, जो इस समय वी विद्यावती जो है वो इसकी महानिदेशक हैं। श्रीमती वी विद्यावती इसकी महानिदेशक हैं हाल फिलहाल में। ये वाली बात है। ठीक है। राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है वो 1955 में, राजस्थान का जो स्टेट आर्काइव है, राज्य अभिलेखागार, 1955 में जयपुर में, ये नोट में लिखना है आपको, जयपुर में स्थापित हुआ। और जिसे 1963 में, 1963 में बीकानेर स्थापित कर दिया। अब स्टेट आर्काइव बीकानेर में स्थानांतरित किया।
ये लो। तो ये भी थोड़ी मॉडर्न जो आजकल क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं कि 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1861 में एसीएल कार्लाइल जो थे, एसीएल कार्लाइल, उन्होंने राजस्थान में जो है पुरातत्व से संबंधित कार्य शुरू किया। और 1955 में हमारे स्टेट आर्काइव जो है वो जयपुर में स्थापित हुआ और 63 में उसको बीकानेर में शिफ्ट कर दिया गया। और 91 में जो हमारा एएसआई था उसका नाम बदल के इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इंपीरियल का मतलब होता है चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर था और साम्राज्यवाद को हम इंपेरियलिज्म बोलते हैं, तो उसी से बना है इंपीरियल। तो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट यानी साम्राज्यवादी जो भारत था, मतलब उस समय ब्रिटिश राज जो था भारत में, उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे थे, इसलिए आईआरडी नाम था इसका। 26 में इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया क्योंकि कलकत्ता में था एएसआई या फिर आईआरडी, तो उसको फिर दिल्ली लाया गया। 47 के बाद इसका नाम नेशनल आर्काइव पड़ा और अब इसके नाम से एक यहाँ पर एक जर्नल भी प्रकाशित होता है जिसमें शोध जो आर्काइव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित वो इसमें पब्लिश होते हैं उस जर्नल में। और एक ये हो गया, ठीक है ना। पानी पीते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। मैं देखता हूँ कितना टाइम हो गया है अपने को। 17:56 कितना हो गया लगभग लगभग। बोर तो नहीं हो रहे आप? हाँ, एक कॉमर्शियल ब्रेक दिया है छोटा सा आपको। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, पानी वानी पी लो। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी और बातें करते हैं। थोड़ा और बने रहिएगा क्योंकि कंटेंट में फिर एक तरीके से बिखराव हो जाएगा। थोड़ी और आपको दिलचस्प बातें मैं बताता हूँ। अभी हम केवल इसका शोध और जो अनुसंधान है उसकी यात्रा है किस तरीके से ये हुई। तो देखिएगा 1924 में ये सभ्यता आधिकारिक तौर पर हमारे सामने आ गई है। मार्शल ने जो ये काम यहाँ पे किया, इसके बाद भी यहाँ पर लोगों ने काम किया और ये काम चलता रहा, अभी भी जारी है। और कानमेर जो गुजरात में स्थल है, जो नवीनतम स्थल के रूप में 2006 में जापान और इंडिया की जो संयुक्त जो आर्कियोलॉजी की जो टीम है, वो सारी की सारी यहाँ पे एक तरीके से काम करके 2006 में जो है कानमेर नामक जो कच्छ वाला एरिया है गुजरात में, वहाँ पे उसको डिस्कवर किया गया है। और कानमेर एक नया स्थल है। और इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ अब लगभग इसके 1400 के करीब स्थल हैं वो आइडेंटिफाइड कर दिए गए हैं, जिसमें 917 हैं वो इंडिया में है, 481 हैं वो पाकिस्तान में है और 2 हैं वो अफगानिस्तान में है। और ये पूरी सभ्यता जो है मौलिक तौर पे त्रिभुजाकार है, जिसका सर्वाधिक जो उत्तरी सुदूर उत्तर का भाग है वो सोर्तुगई अफगानिस्तान में है, जिसे ग्रेगरी पसेल ने कहा था कि ये सर्वाधिक उत्तरी छोर है, जहाँ से हमें नहरों का साक्ष्य भी मिला है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में सोर्तुगई और मुंडीगाफ अफगानिस्तान की 2 साइट हैं। और इसके सबसे ज़्यादा स्थल जो है वो गुजरात में है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा सुतको गेंडोर है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, उत्तरी सीमा माडा है और दक्षिणी दैमाबाद है। क्योंकि लेकिन जो सुदूर उत्तर में जो स्थल है जो हिंदुकुश के उधर है, उसको हालांकि मेजरमेंट में शामिल नहीं किया गया है, तो उसको ग्रेगरी पॉसेल ने जो सर्वाधिक आमू दरिया के जो किनारे पे स्थित स्थल माना है, जो सुदूर उत्तर का स्थल माना है। और इस तरीके से ये सभ्यता के जो स्थल हैं वो संभावित 2000 तक हो सकते हैं। इस पे रिसर्च अभी भी जारी है। और अ, आज़ादी जब हमें मिली थी उस समय भारत के हिस्से में रंगपुर जो भादर नदी के तट पर है, और गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र में वो, और एक कोटला निहंग खान जो रोपड़ पंजाब में था, है मतलब, ये स्थल छोड़ के यानी कोटला निहंग खां रोपड़ पंजाब में स्थित स्थल और
भादर नदी के तट पर काठियावाड़ गुजरात में स्थित रंगपुर को छोड़ के अधिकांश स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए। इसके बाद आज़ाद भारत में पहला स्थल जो है वो रोपड़ जो है उसको डिस्कवर किया बीबी लाल ने 1950 में, और 53 में फिर वहीं पर जो है यज्ञदत्त शर्मा ने बड़ी यहाँ पे खोज की थी। और उसके बाद कालीबंगा एंड देन फिर धीरे धीरे हमारे धोलावीरा है, राखी गढ़ी, ये बनावली वगैरह, रविंदर सिंह बिष्ट वगैरह ने, और यहाँ पे बहुत जगपति जोशी वगैरह ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। तो उसी को हम जैसे जैसे टॉपिक आगे आएगा उसको हम पढ़ेंगे। हाल फिलहाल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आजकल क्वेश्चन की जो एक नेचर है वो थोड़ी चेंज हो रही है। तो वो जैसे महानिदेशकों की बात चली है, तो मार्शल के जाने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है थोड़ा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, मार्शल गया 28 में, यानी मार्शल का जो कार्यकाल है वो था 1902 से लेके और 1928 तक। मार्शल के बाद में यहाँ पे जो महानिदेशक बने वो बने हारग्रीव्स, एच हारग्रीव्स जो है, हेराल्ड हारग्रीव्स। और हेराल्ड हारग्रीव्स जो बने हैं 1928 से लेकर 1931 तक। और इसके बाद में ये महानिदेशक हैं सब एएसआई के। महानिदेशक ये एएसआई के महानिदेशक हैं। या हमारे नेशनल, अब वर्तमान में तो नेशनल आर्काइव हम उसको बोलेंगे। तो मार्शल था 1902 से 28 तक, हारग्रीव्स है 28 से 31 तक। इसके बाद में फर्स्ट इंडियन जो इसका जो डायरेक्टर जनरल बना था वो था राय बहादुर दयाराम साहनी, और ये बना 1931 से लेके 35 तक प्रथम भारतीय महानिदेशक। ये भारत का पहला इंडियन जो है वो महानिदेशक है पुरातत्व विभाग का, राय बहादुर दयाराम साहनी। ये वही बंदा है जिसने काम किया था हमारे हड़प्पा स्थल को डिस्कवर करने में, इन्हें महानिदेशक का पद दिया गया था। इसके बाद में अगला आता है वो है ब्लैकिस्टन। ब्लैकिस्टन का जो टाइम है वो 1935 से 37 तक है। ठीक है। इसके बाद में ब्लैकिस्टन के बाद अपना अगला महानिदेशक बनता है, और वो भी एक इंडियन बनेगा, और वो भी राय बहादुर की उपाधि वाला है, राय बहादुर। और काशीनाथ नारायण, जिसको हम केएन बोलेंगे, केएन दीक्षित। ये अगला एक दूसरा इंडियन बना यहाँ पे, और इसका जो टेन्यूर है वो 1937 से लेके 44 तक है। ये जैसे हम गवर्नर जनरल याद करते हैं ना, उसी हिसाब से ये भी याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर है वो आजकल बदल रहा है। कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन तो मतलब प्रकाश में लाने का महानिदेशक का के तौर पे जो कार्य किया वो तो जॉन मार्शल का है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर रिमार्केबल वर्क जो लगातार चलता रहा और लगातार जारी है अभी तक, वो किसने किया है, तो वो हमें थोड़ा सा देखना है। क्योंकि इसमें आपको पूछ सकते हैं, इसमें जैसे मान लो कोई भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो तनहुदड़ों की खोज है वो 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी, और उसका उत्खनन अर्नेस्ट मैके ने किया था। तो चनहुदड़ों पे जो कार्य हुआ था उस दौरान हमारे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे, तो फिर ये बहुत ही 5G का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और इसी दौरान हमारा रंगपुर है उसको डिस्कवर किया गया था, तो इसके नेतृत्व में दो बड़े काम हुए। जैसे रंगपुर का कार्य हुआ यहाँ पे 1933 में, ये लो रंगपुर का, और चनहुदड़ों की खुदाई है। तो ये कार्य राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ, बीइंग ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ठीक है ना, ऐसे। तो राय बहादुर काशीनाथ नारायण या केएन दीक्षित इसका नाम था, ये दूसरे हैं। इसके बाद में बनते हैं बहुत ही तकड़े आदमी जिनका नाम आप काफ़ी सुनते हैं,
मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर जो है वो इंसान है जो 1944 से लेके 48 तक है, यानी भारत की आजादी के समय एएसआई का महानिदेशक ये था। आजादी के समय महानिदेशक मार्टिमर व्हीलर जो थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में भी बहुत अच्छा काम किया था। और इस तरीके से इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी थी, वो तो मैं एक साथ आपको लिखवा दूंगा कि किसने क्या क्या लिखा था। और इसके बाद में आपके आगे आता है ये, हाँ, एनपी चक्रवर्ती। एनपी चक्रवर्ती। एनपी चक्रवर्ती इंडियन है, क्योंकि अब तो हम आज़ाद हो ही गए हैं, तो हम ही रहेंगे और कौन रहेगा। 1948 से लेके 50 तक है, ठीक है ना, तो ये है। और इसके बाद में बनते हैं आपके माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स वो इंसान है जिसने अ, हड़प्पा स्थल में 1926 में उल्लेखनीय कार्य किया था। यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया, उत्खनन किया, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा कार्य है माधव स्वरूप वत्स ने भी किया। माधव स्वरूप वत्स बने महानिदेशक 1950 से लेके 53 के दौरान, ये वाला है। इसके बाद में अगले महानिदेशक हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि माधव स्वरूप वत्स के समय दो कार्य हुए थे, रोपड़ व कालीबंगा की खोज, समझ गए, ये वाला है। इसके बाद आपका अगला आता है, वो है अमलानंद घोष, जिसने कालीबंगा को डिस्कवर किया था, उसी ने काम किया यहाँ पे। आगे इसको पारितोषिक दे दिया गया, और ये बहुत लंबे समय तक है, 53 से लेके 68 तक ये महानिदेशक रहे हैं यहाँ पे। और इन्हीं के दौरान कालीबंगा का उत्खनन हुआ है। देखो, कालीबंगा का विस्तृत उत्खनन किसके समय हुआ, तो ये आजकल बदलती प्रवृत्ति के प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। यानी रोपड़ की खोज 1950 में हुई थी, बीबी लाल ने की थी, ब्रजवासी लाल, जो अब महानिदेशक बनेंगे जस्ट बाद में, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ था। और यानी रोपड़ 50 में खोजा गया और खुदाई का कार्य 53 से शुरू हुआ। तो रोपड़ भारत में, आजाद भारत में खोजा जाने वाला पहला स्थल था। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने कर दी थी, तो खोज दोनों की यहाँ पे हो गई है। उत्खनन का कार्य अमलानंद घोष जो है उसके दौरान, यानी कालीबंगा का उत्खनन कार्य 61 से लेके 68 तक है, तो 69 तक है। तो इस टेन्यूर में मैक्सिमम कार्य अमलानंद घोष के नेतृत्व में किया गया है। इसके बाद अब उत्खनन का कार्य करने वाले कौन थे, बीबी लाल और बीके थापर थे, जबकि खोज करने का काम कालीबंगा किसने किया, अमलानंद घोष ने। तो जिस समय इसने खोज की उस समय तो माधव स्वरूप वत्स था, और जब ये महानिदेशक था उस समय बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा का विस्तृत उत्खनन किया था। जब उन्होंने उत्खनन किया उस समय ये महानिदेशक है, ये ध्यान रखना। अब अगला महानिदेशक जिसने उत्खनन किया वो उनमें से एक है, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल बहुत लंबी उम्र, लगभग 99 साल इन्होंने, अभी जैसे इनको भूषण पुरस्कार भी मिला था, और 99 वर्ष की उम्र पाकर अभी हाल ही में, ये पिछले सितंबर में लगभग 1922 में जो है इनका जो है वो एक तरीके से, सॉरी 2022 में इनका देहांत हुआ है। और ये लगभग आज से लगभग 100 साल पहले पैदा हुए थे, मतलब 99 साल के जो हैं ये हमारे बीबी लाल हैं, जो 99 साल की आयु प्राप्त करके अभी उनका देहावसान हुआ है। 1968 से लेके 72 तक है, और उसके बाद में देश पांडे बने, और वर्तमान इसकी जो एएसआई की महानिदेशक है, वर्तमान महानिदेशक कौन है, वर्तमान महानिदेशक आईएएस होता है, एक आईएएस ऑफिसर हैं, और वो हैं वी विद्या। तो ऐसे देखो आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको जरूर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से किस किस ने यहाँ पे रिमार्केबल वर्क किया है।
और ख़ास तौर से ये नाम बहुत बड़े हैं, इसलिए इनको देखना। हाल ही में इनका निधन हुआ है, बीबी लाल का, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है आपको। अब एक इसमें छोटा-सा अपन टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि खोज अनुसंधान लगभग पूरी हो गई है। इसकी खोज करने में बहुत अ लोगों का योगदान रहा है। जैसे दयाराम साहनी मैंने बता दिया है, माधव स्वरूप वत्स का भी हमने डिस्कस कर लिया है। मार्टिमर व्हीलर जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पे काम किया था। इसके अलावा जैसे यज्ञदत्त शर्मा हैं, उन्होंने पंजाब में कार्य किया, रोपड़ वाला जो खूब काम देखा। इसके अलावा पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे पुरातत्वविद हैं, मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल, एमआर मुग़ल जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो है इस सभ्यता से संबंधित बहुत रिमार्केबल वर्क किया है। एंड इंशाल्लाह वो अभी तक ज़िंदा हैं, जहाँ तक मेरी अंतिम जो जानकारी है उसके लिहाज से। और अब इसके बाद में ये है कि सभ्यता का जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है? इसके अलावा जैसे रविंदर सिंह बिष्ट हैं, तो उन्होंने जो है हरियाणा में काफ़ी अच्छा काम किया है, और धोलावीरा वगैरह में, और धोलावीरा में भी किया है, हरियाणा में भी किया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा आपको आगे-आगे जैसे टॉपिक आएगा उसके साथ में हम सब देखते रहेंगे। फिलहाल हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसमें एक छोटी-सी बात करते हैं कुछ बुक्स के साथ में। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। तो देखो, इसका जो पहला नाम है वो है सिंधु सभ्यता। इसके प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले। जैसे सिंधु नदी घाटी में कौन कौन से हैं? सिंधु घाटी में जैसे आपका हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। और इसके अलावा भी जैसे बाद में चनहुदड़ो है, ये वो सारा काम जो यहाँ पे किया गया था, तो उसी के आधार पे इसका जो प्रारंभिक नाम है वो सिंधु सभ्यता रखा गया। और इसका जो नाम है 1924 में, अब इसके समर्थक कौन कौन है? मिले इसके आधार पर सिंधु सभ्यता। मार्शल ने रखा 1924 में। और मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ जो था, जो वीकली मैगजीन, उसी में इसका नाम ये रखा था। फिर इसको सपोर्ट करने का कार्य जिस आदमी ने किया था, मार्शल के मत का समर्थन किसने किया? मार्शल के मत का समर्थन मार्टिमर व्हीलर ने किया। किसने किया? मार्टिमर व्हीलर ने। और व्हीलर की पुस्तक, व्हीलर की जो पुस्तक है उसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। ये बुक है इसकी, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इसमें मार्टिमर व्हीलर जो हैं, उन्होंने ये बताया है कि इसे सिंधु सभ्यता कहना समीचीन है। और ये बात बेसिकली फर्स्टली प्रोपाउंड किसने की थी? मार्शल ने की थी। तो इन दोनों ने ये कहा है। लगभग ऐसा ही नाम एक पाकिस्तान के पुरातत्वविद हैं, जिसका नाम मैंने अभी कुछ ही देर पहले लिया है, जिसने एंसेंट चोलिस्तान
आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर नामक बुक लिखी और अर्ली हड़प्पन कल्चर के नाम से 2 बुक लिखी हैं। उसने अर्ली हड़प्पन कल्चर में इसका नाम बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता रखा। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब थोड़ा ब्रॉडेड, थोड़ा अगर बड़ा भी काम हो गया है तो उन्होंने इसको समर्थन दिया है। तो इसमें आप लिखेंगे M.R. मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल ने इसे बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहा। और इसकी बुक है अर्ली हड़प्पन कल्चर, इसमें इन्होंने कहा। और इसकी दूसरी बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है एंशियंट चोलिस्तान। यानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में जो रेगिस्तान है वो चोलिस्तान नाम से जाना गया है। यानी थार का जो मरुस्थल है उसका पश्चिमी विस्तार है वो चोलिस्तान है। और यहाँ पर मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने शुरुआती जो स्थल हैं उन पे खूब काम किया है। और मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने इस सभ्यता को प्राक हड़प्पा नाम दिया था। एक तरीके से प्राक हड़प्पा स्टेट भी इसने बताई इनकी, लेकिन सभ्यता का जो नाम है वो बेसिकली उन्होंने बृहत्तर सिंधु घाटी ही रखा। एंशिएंट चोलिस्तान आर्कियोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, ये इनकी दूसरी बुक है। तो रफ़ीक मुगल इंशाअल्लाह अभी तक जिंदा हैं, मेरी जो अंतिम जानकारी है उसके हिसाब से। और काफ़ी उम्र इन्होंने प्राप्त कर ली है, 80+ 86 के आसपास हो गए हैं। और सलामत रहें ऐसे लोग जो हमारे एशिया महाद्वीप में कम ही लोग होते हैं जो रिसर्चर होते हैं, ऐसा है। तो ये बात हो गई। सिंधु सभ्यता कहने वाले 2 लोग और बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाला एक व्यक्ति है। ठीक है। एक इससे आगे जो कार्य मतलब इसका जो नाम है उसको समर्थन देने वाले जैसे लोग, हम कहते हैं एक नगरीय सभ्यता भी इसका जो नाम हो सकता है। जैसे दूसरा, प्रथम नगरीय सभ्यता। ये गार्डन चाइल्ड ने, गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवॉल्यूशन में इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। ठीक है ना। ये जाहिर है कि भारतीय इतिहास में पहली बार नगरों की स्थापना यहाँ पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित थे, पूरी तरीके से वेल प्लान्ड, जिसको हम बोलते हैं सुनियोजित पक्के नगर थे। और भारत में पहला नगरीकरण यहाँ पे हुआ था। दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल में हुआ था, बुद्ध के काल में। और वहाँ भी व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई थी। जहाँ व्यापार वाणिज्य अच्छा होता है वहाँ पे नगर बसाए जाते हैं। तो पहला नगरीकरण यहाँ पे हुआ था। इसके बाद में इसका एक नाम और है और वो इसका ओरिजिनल नाम है हड़प्पा सभ्यता। देखो, आर्कियोलॉजी में एक ट्रेंड होता है कि कोई भी प्राचीन कार्य जिस नवीनतम वर्तमान स्थल के ऊपर होता है उस साइट के नाम पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो ये काम सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट के
हड़प्पा नामक गांव में हुआ, इसलिए उसी हड़प्पा के गांव के नाम पर इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया। कनिंघम ने एक किंवदंती यहाँ पर बताई थी कि हड़प्पा बेसिकली यहाँ के एक राजा का नाम था और उसने इसको फाउंड किया था। वो बहुत क्रूर था और वह ईश्वर अभिशप्त हो गया और इस कारण ये सभ्यता काल कल्पित हो गई। लेकिन ये इसका कोई और स्टैंड नहीं है। हड़प्पा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैसे तो ऋग्वेद में हरियूपिया वर्ड से भी करते हैं, लेकिन उसकी मात्र ध्वनि साम्यता है, उससे ज़्यादा उसका कोई लॉजिकल स्टैंड नहीं है। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान के वर्तमान गांव का नाम हड़प्पा है और उसी के नाम पर प्रथम जो नगर है वो इस सभ्यता का यहीं पे जो है खोजा गया था हड़प्पा के रूप में, और इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। ये पुरातत्व परंपरा के हिसाब से। पुरातत्व परंपरा में प्रथम स्थल के नाम पर नामकरण होता है। ये वर्तमान में समीचीन भी है क्योंकि ये सभ्यता अब केवल सिंधु घाटी सभ्यता तक नहीं रही है। ये सभ्यता पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक आ गई है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक चली गई है, मकरान तट तक बलूचिस्तान में चली गई है पाकिस्तान में, तो अमू दरिया तक है अफगानिस्तान में, सोर्तुगई वहां पे स्थित है। ग्रेगरी पासेल ने अमू दरिया तक इसको बताया, हिंदू कुश के उधर तक। तो इतने बड़े एरिया की सभ्यता को केवल सिंधु घाटी सभ्यता कहना समीचीन नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा स्वीकृत और आधिकारिक नाम इसका हड़प्पा सभ्यता है। यही क्वेश्चन में आधिकारिक व सर्व स्वीकृत नाम। जैसे आपका हाजिरी के रजिस्टर में जो नाम है, जैसे आपका नाम महेश है, तो महेश आपका राइट नाम होगा, और घर में आपको पिंटू बोलते हैं तो पिंटू इज योर पैट नेम एंड दैट इज पॉपुलर अमोंग योर कलीग्स एंड योर फैमिली मेंबर्स। बट आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में जो आपका ऑफिशियल नेम है, जो आपका प्रमाणिक नाम है, वो कौन सा है? महेश। वैसे ही सिंधु सभ्यता प्रचलित नाम है शुरुआती ट्रेंड के आधार पे, लेकिन इसका सही नाम हड़प्पा सभ्यता है, ये ध्यान रखना। एक इसका नाम और भी रहता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ये विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता थी। मिस्र पहली, मेसोपोटामिया दूसरी, के बाद तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने कॉपर के साथ टिन मिलाकर कांसा बनाया था, यानी कॉपर प्लस टिन बराबर कांसा। ये भी ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास में ना तो कॉपर था ना ही टिन था। इसके बावजूद भी ये बाहर से मंगवाते थे और बाहर से मंगवा कर और इसको क्या करते थे, यहाँ पे प्रोसेस करके मिश्र धातु या अलॉय के रूप में कांसा बनाते थे, और फिर इसके मनके और बाकी इक्विपमेंट्स बना के जो है इसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन थी, जिसको हम व्यापार प्रधान सभ्यता बोलते हैं, वो इसमें इन्होंने किया था। तो कांस्य युगीन सभ्यता एक नाम हो गया, हड़प्पा सभ्यता एक नाम हो गया, सिंधु सभ्यता नाम हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता या बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये इसमें जो है इसके कई नाम हैं। एक इसका नाम और भी है, और वो नाम है सिंधु सारस्वत सभ्यता। सिंधु सारस्वत सभ्यता इसलिए है क्योंकि सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में इसका अत्यधिक संकेंद्रण था। इसका जो मोस्ट एक्टिविटी एरिया जो था, जहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ डेंसिटी थी पॉपुलेशन वगैरह की, और इनका जो एक्टिविटी सेंटर था वो इन दोनों नदियों के बीच में था। और इसके अलावा जैसे हाकरा घगर भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये हाकरा घगर नदी का जो पार्ट है, इसमें इसके जो है स्थल जो हैं उनको बहुतायत से खोजा गया था, इसलिए इसे हाकरा घगर सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी इसका एक नाम है, हाकरा घगर।
पाकिस्तान में घग्गर हाकरा के नाम से है। तो इसके पार्ट में सभ्यता के होने के कारण इसका एक नाम ये भी है, एक सिंधु सारस्वत सभ्यता भी है, एक हाकरा घग्गर भी है। और एक सिंधु सभ्यता हो गया, एक सिंधु बृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, एक सिंधु सभ्यता हो गया, एक सिंधु सारस्वत सभ्यता हो गया, एक कांस्य युगीन सभ्यता हो गया, एक नगरीय सभ्यता हो गया, एक हाकरा घग्गर सभ्यता हो गया, एक हड़प्पा सभ्यता हो गया। मोस्ट एप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक जो नाम है, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त और प्रामाणिक जो नाम है, वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, सभ्यताओं को खोज के लाने में कोई बहुत जोर आता है, आसानी से ये काम नहीं होता है। हमें पढ़ने में जोर आ रहा है। लोगों ने तो इसके लिए क्या क्या नहीं किया, आप ये देखिएगा। मार्शल ने तो अपना पूरा जीवन दिया, और मार्शल की जो पुस्तक है जिसमें इसने इस सभ्यता को डिटेल में प्रकाशित किया था, उसका नाम था मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ये लो, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1931 में पब्लिश की थी। ये एक तरीके से मोनोग्राफ था, मतलब जो एक बुक थी। मार्शल ने हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे उन्हीं के मोनोग्राफ लिखने के लिए अपना जो है त्यागपत्र दे दिया था, और फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी, उसका नाम था मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, मार्टिमर विलर की बुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने रफीक मुगल की पुस्तक को भी पढ़ लिया है। और इसके बाद में एक चीज और यहाँ पर आदमी को मैं याद करना चाहूंगा, बाकी तो स्लो में हम देख लेंगे। जैसे जैसे स्थल पढ़ेंगे, किस किस ने क्या काम किया, इसका डिटेल विभिन्न स्थलों में आएगा। क्योंकि इस सभ्यता के अब तक 1400 स्थल हो गए हैं, जिसमें से 917 जो हैं वो इंडिया में आ गए हैं, और 481 के करीब हैं वो पाकिस्तान में हैं, और दो स्थल हैं अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश के उत्तर में स्थित हैं। तो तो गई मुंडीगाफ, उनका डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। 8, 2, 10 की 1, 9, 10, 1 और 13 और 14, ये लो 1400 स्थल का हिसाब जो है वो आपके पास में पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें सभी समृद्ध स्थल थे, लगभग 220 से लेकर 250 के बीच में ही बहुत मैच्योर साइट्स हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, बट फिर भी इस पे काम जारी है। और ये जो संख्या है वो 2000 तक संभावित है, और जो क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, वो भी इसका बहुत क्षेत्रफल अलग से हमें देखना है। और अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, फिर हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के मत, फिर ये लोग कौन थे, फिर महत्वपूर्ण स्थल, उसके बाद इसकी सामाजिक स्थिति, फिर इसकी राजनीतिक स्थिति, फिर इसकी आर्थिक स्थिति, फिर इसकी धार्मिक स्थिति, फिर हड़प्पा की लिपि, और फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण और अन्य चीजें। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ तो केवल इंट्रोडक्शन हुआ आपका। एनजी मजूमदार, पूरा नाम है नन्ही गोपाल मजूमदार। नन्ही गोपाल मजूमदार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी इंसान ने खोजा था, किसको? इसी इंसान ने खोजा था चनहुदड़ो को 1931 में, और इसी ने बाद में, ये एक ऐसा पुरातत्वविद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पुरातत्वविद का काम आसान नहीं होता है, और इनको मरना पड़ा था। एनजी मजूमदार वो पुरातत्वविद थे जो मर गए थे, इन्हें सिंध में डाकुओं ने मार दिया था, गोली से मार दिया इनको, और इन्हें एक ब्रिटिश ऑफिसर समझते हुए जो है उन्होंने गोली से उड़ा दिया। और इस तरीके से जो लुटेरे थे सिंध के, उन्होंने नन्ही गोपाल मजूमदार को 40 वर्ष की, मात्र 40 वर्ष की आयु में शांत कर दिया। नन्ही गोपाल मजूमदार का बेटा था तापस मजूमदार, और तापस मजूमदार केवल 21 वर्ष की आयु में जो बंगाल, जो कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था उसमें प्रोफेसर के पद पर आसीन हुआ था। ये भी दुखद था कि जिस दिन नन्ही गोपाल मजूमदार की मृत्यु हुई, उनकी पत्नी ने रेडियो प्रसारण के द्वारा उनकी मृत्यु की सूचना सुनी, वो बदहवास हो गई। बाद में उन्होंने पालन पोषण करके अपने बेटे को मात्र 21 वर्ष की आयु में जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है
उसमें प्रोफेसर बनाया इकोनॉमिक्स का, और उन्हीं के शिष्य रहे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन। तो ये भी इससे एक जुड़ा हुआ मामला है। और भी बहुत बातें हैं, और अगले एपिसोड में हम मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए। और 5G नहीं तो 7G की तैयारी करते रहिए, क्योंकि वक्त बदल रहा है। तो मैं सब कुछ चीज़ें बदलती हुई और अच्छी उन्नत कोटि में चाहिए, तो पढ़ाई भी उन्नत कोटि में चाहिए।